हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी में हमारा 41 नंबर लेक्चर आज पढ़ रहे हैं। तो 14 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है और सारे टॉपिक भी कंप्लीट किए हैं। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और सारे सेशन को देखें, क्योंकि आप लोग सिर्फ क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, सारे सेशन को देखेंगे नहीं तो एक सेशन को देखने से आपका सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं। यदि आप क्या करेंगे, जितने भी पढ़ाए गए हैं सारे टॉपिक को देखिए, सारे सेशन को देखिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ये नहीं कि मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं तो मिडवाइफरी से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, हर टॉपिक पर 10 लेक्चर 15 लेक्चर हैं, 20-20 लेक्चर हैं किसी पे। तो उन सबको क्या कीजिए, आप एक बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो यदि यूपी एनम, बिहार एनम, डीएसएसबी, ऑल स्टेट एनम, किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस सेशन का आनंद ले सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन करेंगे और 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गर्भावस्था के दौरान पहली बार भ्रूण की धड़कन अल्ट्रासाउंड में किस सप्ताह में सुनी जा सकती है? 4 सप्ताह, 6, 8, 12। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान पहली बार भ्रूण की धड़कन, जो पहली बार क्या है हमारा भ्रूण की धड़कन अल्ट्रासाउंड में किस सप्ताह में सुनी जा सकती है? तो किस सप्ताह में? तो हमारा 6 सप्ताह में सुनी जा सकती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ग्रेविडिटी शब्द का क्या अर्थ है? जीवित जन्मों की संख्या, या कुल गर्भधारण की संख्या, या प्रसव की कुल संख्या, या पिछले गर्भपात की संख्या। तो कह रहा ग्रेविडिटी शब्द का क्या अर्थ है? तो ग्रेविडिटी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुल गर्भधारण की संख्या। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल गर्भधारण की संख्या। नेक्स्ट कह रहा फॉलिक्यूलर फेज के दौरान कौन सा हार्मोन अंडाशय को उत्तेजित करता है? LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन, HCG। तो कह रहा फॉलिक्यूलर फेज के दौरान कौन सा हार्मोन अंडाशय को उत्तेजित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा FSH। तो FSH का आपको क्या करना है, फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताना है, फुल फॉर्म कमेंट में। नेक्स्ट कह रहा है लानुगो हेयर भ्रूण में पहली बार किस सप्ताह में दिखाई देते हैं? 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 20 सप्ताह, या 24 सप्ताह। तो कह रहा लानुगो हेयर भ्रूण में पहली बार किस सप्ताह में दिखाई देते हैं? तो लानुगो हेयर भ्रूण में पहली बार किस सप्ताह में दिखाई देते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सप्ताह। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में रक्त की मात्रा में वृद्धि कितने प्रतिशत तक होती है? गर्भावस्था में रक्त की मात्रा में वृद्धि, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन कितने प्रतिशत तक हो सकती है? 10, 20, 30 से 50, 60 से 80। तो कह रहा गर्भावस्था में रक्त की मात्रा में वृद्धि कितने प्रतिशत तक हो सकती है? तो हमारा राइट आंसर होगा 30 से 50%। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा गर्भावस्था के दौरान मेलाज्मा किस हार्मोन के कारण होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मेलानिन, HCG। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान हमारा जो क्या मेलाज्मा किस हार्मोन के कारण होता है? मेलाज्मा किस हार्मोन के कारण होता है? तो मेलाज्मा किस हार्मोन के कारण होता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में हृदय की धड़कन सामान्य से कितनी अधिक बढ़ जाती है? 5 से 10 BPM, 10 से 15 BPM, 15 से 20, 20 से 25 BPM। तो गर्भावस्था में जो हमारी क्या हृदय की धड़कन सामान्य से कितनी अधिक बढ़ जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15 BPM, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा एम्ब्रियोटिक द्रव का मुख्य घटक क्या होता है? प्रोटीन, यूरिया, भ्रूण का मूत्र, रक्त, प्लाज्मा। तो कह रहा एम्ब्रियोटिक द्रव का मुख्य घटक क्या होता है? तो एम्ब्रियोटिक फ्लूइड का मुख्य घटक क्या होता है? भ्रूण का मूत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कुपोषित गर्भवती महिलाओं में सबसे आम जटिलता क्या होती है? एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोग्लाइसेमिया, प्री एक्लेम्सिया। तो कह रहा कुपोषित गर्भवती महिलाओं में सबसे आम जटिलता क्या होती है?
तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में कौन सा परिवर्तन सबसे अधिक सामान्य होता है? दस्त, कब्ज, अम्लता, अल्सर। तो गर्भावस्था के दौरान गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में कौन सा परिवर्तन सबसे अधिक सामान्य होता है? तो हमारा 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब्ज। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कब्ज। नेक्स्ट, गर्भावस्था में लाइनिया नाइग्रा किसका परिणाम होती है? हार्मोनल परिवर्तन, कैल्शियम की कमी, डिहाइड्रेशन, आयरन की अधिकता। तो गर्भावस्था में लाइनिया नाइग्रा किसका परिणाम होती है? हार्मोनल परिवर्तन, कैल्शियम की कमी, डिहाइड्रेशन, आयरन की अधिकता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोनल परिवर्तन। नेक्स्ट, नवजात शिशु में एपगार स्कोर कितने मिनट बाद लिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 1 और 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 30 मिनट बाद। तो हमारा नवजात शिशु में जो एपगार स्कोर लिया जाता है, कब लिया जाता है? तो 1 और 5 मिनट बाद। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में ब्रेंजटन हिक्स संकुचन, ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन यानी कंस्ट्रक्शन किस तिमाही में महसूस किए जाते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कभी नहीं। तो गर्भावस्था में ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन किस तिमाही में महसूस किए जाते हैं? तो किस तिमाही में महसूस किए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। नेक्स्ट, प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय की संकुचन को उत्तेजित करता है? एड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। तो प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय की संकुचन को उत्तेजित करता है? तो प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय की संकुचन को उत्तेजित करता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, रूबेला संक्रमण का गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहरापन, हृदय रोग, मोतियाबिंद, उपरोक्त सभी। तो रूबेला संक्रमण का गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहरापन हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है। नेक्स्ट, कार्ड प्रोलैप्स की स्थिति में प्राथमिक देखभाल क्या होनी चाहिए? माँ को लेटाकर सिर ऊंचा करना, माँ को घुटने छाती की स्थिति में लाना, ऑक्सीजन देना, इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक देना। तो कार्ड प्रोलैप्स की स्थिति में प्राथमिक देखभाल क्या होनी चाहिए? तो हमारा 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माँ को घुटने छाती की स्थिति में लाना। तो माँ को घुटने छाती की स्थिति में लाना हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु में पीलियोरिक स्टेनोसिस किससे जुड़ी होती है? उल्टी, दस्त, बुखार, त्वचा संक्रमण। तो नवजात शिशु में पीलियोरिक स्टेनोसिस किससे जुड़ी होती है? तो हमारा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टी। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में यूरिन में शर्करा की उपस्थिति किसका संकेत हो सकती है? प्रेगनेंसी, इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल डायबिटीज, प्री एक्लेम्सिया, डिहाइड्रेशन। तो गर्भावस्था में यूरिन में शर्करा की उपस्थिति किसका संकेत हो सकती है? तो हमारा 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेस्टेशनल डायबिटीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी, गेस्टेशनल डायबिटीज। नेक्स्ट, नवजात शिशु में मेकोनियम स्टैंड लाइकर का क्या संकेत हो सकता है? नॉर्मल डिलीवरी, फेटल डिस्ट्रेस, आयरन की कमी, कैल्शियम की अधिकता। तो नवजात शिशु में मेकोनियम स्टैंड लाइकर का क्या संकेत हो सकता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेटल डिस्ट्रेस। तो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, फेटल डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, गर्भावस्था में केटो एसिडोसिस मुख्य रूप से किस कारण से हो सकता है? हाइपोग्लाइसेमिया, डायबिटीज, हाइपोकैल्सीमिया, थायराइड असंतुलन। तो गर्भावस्था में केटो एसिडोसिस मुख्य रूप से किस कारण से हो सकता है? तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। नेक्स्ट, नवजात शिशु में जन्म के बाद पहला टीकाकरण कौन सा दिया जाता है? BCG, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो वैक्सीन, उपरोक्त सभी। तो नवजात शिशु में जन्म के बाद पहला टीका कौन सा दिया जाता है? तो नवजात शिशु को जन्म के बाद
BCG, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ऑप्शन नंबर डी सभी टीके दिए जाते हैं। नेक्स्ट, कर ट्रू लेबर को फॉल्स लेबर से कैसे अलग पहचाना जाता है? अनियमित संकुचन, पीठ के से पेट तक दर्द का फैलना, संकुचन का हल्का होना, चलने में संकुचन कम होना। तो कह रहा ट्रू लेबर को फॉल्स लेबर से अलग कैसे पहचाना जाता है? जो ट्रू लेबर है उसको फॉल्स लेबर से कैसे अलग किया जा सकता है? पीठ से पेट तक दर्द का फैलना क्या कहलाता है? ट्रू लेबर को फॉल्स लेबर से अलग करता है। तो पीठ से पेट तक दर्द का फैलना। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में हेमोस्टेसिस का सबसे बड़ा खतरा कब होता है? तो गर्भावस्था में हेमोस्टेसिस का सबसे बड़ा खतरा कब होता है? पहले तिमाही में, दूसरे तिमाही में, प्रसव के तुरंत बाद, नवजात अवधि में। तो कह रहा गर्भावस्था में जो क्या हेमोस्टेसिस, तो हेमोस्टेसिस का सबसे बड़ा खतरा कब होता है? तो प्रसव के तुरंत बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने पर सबसे बड़ी जटिलता क्या हो सकती है? संक्रमण, प्रसव पूर्व, समय पूर्व प्रसव, भ्रूण संकट, उपरोक्त सभी। तो कह रहा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने पर सबसे बड़ी जटिलता क्या हो सकती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संक्रमण, समय पूर्व प्रसव, भ्रूण संकट, यानी सारी क्या देंगे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, कर एक्लेम्सिया में कौन सा लक्षण विशेष रूप से दिखता है? उच्च रक्तचाप, दौरे पड़ना, प्रोटीन यूरिया, उपरोक्त सभी। जो हमारा कह रहा है क्या एक्लेम्सिया में कौन सा लक्षण विशेष रूप से दिखता है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था के दौरान प्रीक्लेम्सिया का सबसे प्रभावी उपचार क्या है? कैल्शियम की खुराक, सोडियम कम करना, मैग्नीशियम सल्फेट देना, अधिक पानी पीना। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान प्रीक्लेम्सिया का सबसे प्रभावी उपचार क्या है? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम सल्फेट देना। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में सबसे आम अत्यधिक उल्टी की जटिलता क्या हो सकती है? डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, वजन में कमी, उपरोक्त सभी। तो कर गर्भावस्था में सबसे आम यानी अत्यधिक उल्टी की जटिलता क्या हो सकती है? तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्रसव के दौरान एपिसियोटॉमी क्यों की जाती है? प्रसव में तेजी लाने के लिए, योनि में अधिक फटने से बचाने के लिए, भ्रूण संकट को कम करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो कह रहा प्रसव के दौरान एपिसियोटॉमी क्यों की जाती है? तो हमारा 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसव में तेजी लाने के लिए, योनि के अधिक फटने से बचाने के लिए, भ्रूण संकट को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट, कह पोस्टपार्टम हेमरेज की सबसे आम वजह क्या होती है? गर्भाशय की अकार्यशीलता, संक्रमण, प्रसव में देरी, हाइपोटेंशन। तो कह पोस्टपार्टम हेमरेज की सबसे आम वजह क्या होती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय की अकार्यशीलता। तो बढ़ते हैं आगे। और लास्ट क्वेश्चन आपका, कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी होती है? समय से पहले जन्मे शिशु या पूर्ण विकसित शिशु, समान वजन वाले शिशु, किसी भी शिशु के लिए। तो हमारा क्या कंगारू मदर केयर किसके लिए होता? जो समय से पूर्व जन्मा हुआ शिशु होता है उसके लिए कंगारू मदर केयर उपयोगी होता है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में तो बताते हैं नहीं। तो कम से कम कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहले विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप इस चैनल पर आते रहते हैं। तो आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा तो पिछले वीडियो को भी देखते रहिए, क्योंकि ये नहीं है कि क्या है इस वीडियो को देख लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे वीडियो को देखेंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं, 38 टॉपिक 38 दिन, उसका भी प्लेलिस्ट बनाया गया है। हर तरह के हर टॉपिक को पढ़ाया गया, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके एग्जाम में आए वो उस पर क्वेश्चन न कराया गया हो, सारे टॉपिक को करा दिया गया है।
तो सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।